नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना आरंभ से अंत तक फ्री बैच, जिसमें मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपने ये पूरी सीरीज देख लेना तो आपका इकोनॉमिक्स बहुत ही तगड़े तरीके से तैयार हो जाएगा। आपके 90+ मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से फॉलो किया, मेरी बातों को अच्छे से फॉलो किया और सब कुछ पढ़ाया हुआ अच्छे से समझा, लर्न किया तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई आगे टाइम वेस्ट किए। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 को एक शॉट में उड़ाने वाले हैं। एकदम गोली मार के इसको हम उड़ा देंगे, अच्छे से समझेंगे, प्यारे तरीके से समझेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। पॉपुलेशन ट्रेंड्स के बारे में हम समझेंगे। आखिर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है वो हम जानेंगे, और किन किन तरीकों से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं ये हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, आखिर क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें। अगर हम बात नहीं भी करते तो भी चलता है ना, क्या ही ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। और अब हमारे पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन क्रॉस कर चुका है। आपकी जो बुक है वो पुरानी है, इसलिए 7 बिलियन इसमें लिखा हुआ है, बट अब आपको अपडेटेड फैक्ट के साथ बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप 8 बिलियन लर्न कर लेना। और इसमें भी इन 8 बिलियन में आपको पता है हमारा भारत भी कोई पीछे नहीं है, बड़ा आगे है ये। हमारे इंडिया इकलौता, हमारे इंडिया से ही 1.44+ बिलियन पॉपुलेशन आता है। इसमें भी देखिए 1.25 दिया है, तो आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिएगा। एंड 1.44+ पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, किसी भी गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। किसी भी गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, उन सभी के नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा किया जाए। ठीक है, अगर नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा भाई, लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लोगों का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, है ना। लेकिन भाई साहब, ज़रूरतों को हम कैसे पूरा करें। तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या क्या क्या, रिसोर्सेस। अगर हमारे पास रिसोर्सेस है, और उसमें भी अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, तो हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है तो हम लोगों के नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हम उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोगों के ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकेगा। अब देखिए क्या दिक्कत होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, अब हमारा नेचुरल रिसोर्सेज तो भाई बहुत कम है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज तो बहुत कम है ना। लेकिन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लोगों की ज़रूरतें पूरी तो करनी पड़ेंगी ना हमें भाई, लोगों की ज़रूरतें तो पूरी करनी पड़ेंगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, और ये डेंजर बात है, डेंजर बात है ना, क्योंकि आगे वाले जो जनरेशन है, जो अभी रील बना रहे हैं, रील पे नाचते हैं, उन्हीं जनरेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज तो बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी अगर अनस्किल्ड पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब ऐसे लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, निठल्ले हैं एक नंबर के, अगर ऐसे लोग ज़्यादा हो गए तो ये लोग हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे और हमारा देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना भी हमारे देश में प्रॉब्लम होता है ना, जितना भी, उन सभी का अगर रूट कॉज देखा जाए ना भाई, उन सभी का जड़ कौन है, उन सभी दिक्कतों का जड़ है ये राइज इन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन में बढ़ोतरी। सो अब देखते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में ना जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम हो चुका है, यानी कि अब लोग कम मरते हैं।
अब क्यों कम मरते हैं भाई? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी हो गई है, ठीक है। तो इंडिया में अगर आप देखें तो डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन बर्थ रेट नहीं गिरा हुआ है। मतलब लोग कम मर रहे हैं लेकिन बर्थ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बर्थ रेट नहीं गिरा है, बल्कि बर्थ रेट तो और बढ़ता ही जा रहा है। इसी की वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, और इसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। आप क्या करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लो, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको यही लिखना है कि जो इंडिया का डेथ रेट है वो तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन बर्थ रेट कम नहीं हुआ है। बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में बढ़ोतरी आ रही है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना कहीं जो जड़ है वो है पॉपुलेशन, ठीक है। एंड पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे भारत में ही बढ़ रहा है, ठीक है। भारत में ही खाली नहीं बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, हर जगह ही आपको पॉपुलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ की क्या, हर जगह की बात करें तो 1931 से लेके 2011 तक जो पॉपुलेशन बढ़ा है ना, जो पॉपुलेशन बढ़ा है बताया नहीं जा सकता है कि कितना बढ़ा है, ठीक है। बढ़ाया बताया जा सकता है, सॉरी, बताया जा सकता है, स्टेट से बताया जा सकता है, इंफॉर्मेशन से बताया जा सकता है। तो देखिए, 1951 में हमारे जो इंडिया का पॉपुलेशन था वो था 36.1 करोड़, जो कि 2011 में बढ़ के हो गया 121.02 करोड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा है, यानी लगभग 2.5% से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। एंड 1970 के बाद तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में ध्यान रखनी है। अगला हमारा टॉपिक आता है पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। अब ये ट्रेंड्स, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि पॉपुलेशन कितना बड़ा है, ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन की, बर्थ रेट, डेथ रेट, रूरल अर्बन पॉपुलेशन, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, प्रोपोर्शन टू फीमेल टू मेल पॉपुलेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब का स्टेट यानी इन सब का डेटा हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया गया था वो 1871 में हुआ था। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। बट ये जो सेंसस था ना, ये एकदम सिस्टमैटिक नहीं था, मतलब बस करा दिया गया था। लेकिन एक सिस्टमैटिक सेंसस कब हुआ, तो एक सिस्टमैटिक सेंसस हुआ 1891 में, ठीक है। और उसके बाद हर 10 साल में ये जो सेंसस है वो कंडक्ट कराया जाने लगा। अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सेंसस मतलब होता क्या है? तो सेंसस मतलब ये होता है कि हर 10 साल में पॉपुलेशन को गिना जाता है, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट इंडिया यानी जब भारत आज़ाद हो गया, तब जो पहला सेंसस लिया गया था वो 1951 में लिया गया था, यानी कि 1951 में पॉपुलेशन को गिना गया था। और उसके बाद हर 10 साल में ये सेंसस कंडक्ट करवाया जाने लगा। साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, तो यहाँ हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल की मदद से हमें देखना है कि कब कितना पॉपुलेशन बढ़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1901 में इतना पॉपुलेशन था, जो कि 2011 में बढ़ते 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 कितना हो गया, इतना। 1 सेकेंड ना, अगर हम रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात करें कि कितने रेट से कितने परसेंट से पॉपुलेशन बढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि 1901 से 1911 तक आते आते इतना परसेंट बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, फिर कहीं कम नहीं हुआ, यानी 1921 में हमारा जो पॉपुलेशन है वो पिछले साल से थोड़ा कम हुआ था, थोड़ा गिरावट हुआ था। तो अगर हम उसी टेबल को एनालाइज करें अच्छे से तो हम ये पाएंगे कि बिटवीन 1901 टू 1921 जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ था वो स्लो है, यानी कि आप टेबल से देखिए
ऐसे आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप टेबल से देखो। 1911 कितना था, क्या लिखा था वहाँ पे? 1901। ओके, देखो बच्चों 1901 से 1921 में पॉपुलेशन देखो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था ना वो स्लो था, ठीक है। जबकि 1911 से 1921 एक थोड़ा डिक्रीज भी आया है, जो हमने अभी देखा ही था कि भाई 1921 में क्या हुआ था कि पॉपुलेशन थोड़ा कम हो गया था उसके पिछले साल के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस साल ना बहुत सारी बीमारियां आ गई थी, जैसे कि कोलेरा, प्लेग, टीबी, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो इसकी वजह से थोड़ा पॉपुलेशन कम हो गया था, नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ता ही। एंड 1921 को अगर हम छोड़ दे तो सारे सालों में ही पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है ना वो बढ़ा ही है। इसीलिए 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो आप प्लीज़, ये क्या हो रहा है यार, हाँ, अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर में दिखा देती हूँ। पूछा जा सकता है कि भाई 1921 को हम कौन सा ईयर बोलते हैं, तो आपको बताना है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। या फिर पूछा जा सकता है कि क्यों इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, तो आपको बताना है क्योंकि इसी साल में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो कम हुआ था, बाकी सारे सालों में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ा ही था। ओके, थर्ड पॉइंट, 1951 में प्लानिंग स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है। 1951 में क्या हुआ था, प्लानिंग स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए प्लानिंग स्टार्ट हुआ था। अगर हम अभी की बात करें तो हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है ना, लगभग इसमें हर साल 170 लाख लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि एक नया ऑस्ट्रेलिया ऐड हो रहा है हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में। अब ये क्या है भाई, नया ऑस्ट्रेलिया ऐड हो रहा है मतलब, तो भाई ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है ना टोटल, उतना पॉपुलेशन तो हर साल हमारे भारत में ऐड ऑन होते जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, गलत बात। अपडेटेड फैक्ट के हिसाब से इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। भाई हम लोग यहाँ पे भी बाजी मार गए, जबकि अब चाइना सेकंड रैंक पे आ गया है। तो आप ये अपडेटेड फैक्ट्स याद रखना, ठीक है। देखो भविष्यवाणी करते हैं ना भविष्यवाणी करा जाता है ना, वैसे ही डेमोग्राफर्स ने भी भविष्यवाणी कर दिया था कि 2000 तक आते आते हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है ना वो 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा, और ये बिल्कुल सही साबित हुआ है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन, अच्छा, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वालों ने कहा था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन होगा वो 93 करोड़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 100 करोड़ हो गया। ओके, एंड और भविष्यवाणी की गई है कि 2025 आते आते हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 139.98 होगा। भाई इससे भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ओके, अब ये जो अपना टेबल आता है, एक सेकंड में कलर चेंज कर देती हूँ, कौन सा, हाँ ठीक है। अब ये जो टेबल आता है ना, इस टेबल में आपको, ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये टेबल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं एंड कौन से साल में कितना मेल पॉपुलेशन, कितना फीमेल पॉपुलेशन और कितना टोटल पॉपुलेशन हुआ था ये बताया जा रहा है। तो 1951 में 18.55 या करोड़ मेल्स थे, जबकि 17.56 करोड़ फीमेल थी एंड टोटल 36.11 करोड़ पॉपुलेशन था। उसी हिसाब से 1991 में दिया हुआ है एंड 2011 में दिया हुआ है। एंड ये सेंसस जो 2011 में जो सेंसस करा गया था ना, उसके हिसाब का डेटा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम उस टेबल को थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये पता चलता है कि आपको है ना लगभग
हर कौन सा यहाँ पे डेटा है, हाँ, तो 1951 से 2011 तक आते आते आपको ये देखने को मिलेगा कि मेल्स में भी बढ़ोतरी हुई है, फीमेल्स में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ा है। सेकंड पॉइंट, अगर हम परसेंटेज में देखें तो द मेल पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन वाज 51.37% इन 1951, जो कि 2011 में 51.54% हो गया, यानी कि एज कंपेयर्ड टू 1951, अगर हम 1951 से कंपेयर करें तो 2011 में जो मेल का परसेंटेज था आउट ऑफ टोटल परसेंटेज वो बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 0.17% बढ़ा है। लेकिन फीमेल में थोड़ा उल्टा हुआ है। फीमेल में है ना 1951 में टोटल पॉपुलेशन का 48.63% फीमेल्स थी, लेकिन 2011 आते आते अब हमारे टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट फीमेल्स है, 48.46%, यानी कि 0.17% की कमी आई है। एंड ये एक प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के लिए। अब हम समझते हैं कि जेंडर रेशियो क्या होता है। तो देखिए, पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स हैं, पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स हैं हमारे देश में, उसे हम कहते हैं सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो या फिर फीमेल मेल रेशियो। और जेंडर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेंडर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर 1000 मेल फीमेल्स अगर कम निकली, यानी कि अगर जेंडर रेशियो स्क्यूड निकला, जहाँ पे अगर फीमेल्स कम हो जाती है मेल से, तो उसे स्क्यूड जेंडर रेशियो बोलते हैं। तो अगर ये ऐसा हो गया ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। शादियों में प्रॉब्लम आएगा भाई, अगर लड़कियां रहेंगे नहीं तो शादी किससे करोगे भाई मेल्स लोग। रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम आएगा, फैमिली को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो हम अपना देश का एक पिक्चर नहीं विजुअलाइज कर सकते हैं, एक अच्छा देश हम नहीं विजुअलाइज कर सकते हैं अगर हमारे देश में फीमेल्स ही ना हुई तो अगर हम अपने इंडिया की बात करें ना तो केरला को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरे स्टेट में फीमेल्स की कमी ही है, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ भी है कि देयर वर 1084 फीमेल्स इन केरला, यानी कि हर 1000 मेल्स पे जो फीमेल्स थी वो थी 1084, यानी कि हैं, तो ये तो अच्छी बात है चलो। लेकिन लोवेस्ट फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल वो कहाँ पे है, हरियाणा पे है, जहाँ हर 1000 मेल में सिर्फ 879 फीमेल्स है। तो ये एक दिक्कत की बात है, ओके। यहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर एशियन टाइम से ही देखा जाए ना तो एशियन टाइम से ही हमारे इंडियन सोसाइटी में जो वुमेन का स्टेटस है वो कम ही रहा है, वुमेन का स्टेटस कम ही रहा है। ना इनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है, ना अच्छा हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना अच्छी तरह से डॉटर्स को पाला जाता है। इसके अलावा ये डाउरी सिस्टम भी है। अब इन सभी कारणों के वजह से ही फीमेल्स हमारे देश में इतनी कम है, इसीलिए इन्हीं सब कारणों की वजह से। यहाँ पे फिर से एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ये एक्चुअली दिखाया है कि भाई हमारे टोटल, अच्छा, इंडिया में और गुजरात में 1901 में ये मैं हटा देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ओके। 1901 में इंडिया के अगर हम बात करें तो हर 1000 मेल पे 972 फीमेल थी, लेकिन गुजरात की बात करें तो वो 954 फीमेल्स थी। इसी प्रकार ये पूरा डेटा यहाँ पे है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये 1901 का याद रखिएगा एंड आप अभी लेटेस्ट वाला पढ़ के जाइएगा, ठीक है, 2024 का। एंड यही यहाँ पे देखिए, इसी टेबल का यहाँ पे एनालाइजेशन किया गया है, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। तो 1901 से 1991 की अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन है वो कम ही हुई है। वो तो 2001 से 2011 में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे, जैसे कि बेटी बचाओ प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें। अगर हम गुजरात की बात करें ना
तो गुजरात में हमें फीमेल कम ही देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंट फॉल ही हमको देखने को मिल रहा है। एंड ये हमारे लिए एक बहुत टेंशन की बात है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इतना ज़्यादा क्रेज़ है मेल चाइल्ड के लिए। एंड अभी तो हमारा मेडिकल साइंस भी इतना इम्प्रूव कर चुका है कि पहले से ही वो लोग सेक्स डिटेक्शन कर लेते हैं कि भाई हम अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो पहले ही सेक्स डिटेक्शन उसकी फैमिली करवा देती है कि भाई इसको लड़का है या लड़की, और अगर लड़की होती है तो अबॉर्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को इलीगल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड अब तो ये हो भी चुका है। अब देखते हैं ये एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया क्या है। तो भाई एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया कुछ नहीं है, कौन से एज ग्रुप के कितने लोग हैं वो बताया जाता है इसमें, ठीक है। कौन से एज ग्रुप के कितने लोग हैं वो बताया जाता है। देखिए आप टेबल में देख सकते हैं कि 0 से 14 ईयर्स में कितने लोग थे, 15 से 64 में कितने लोग हैं, एंड 65 एंड अबव में कितने लोग हैं। ये 2005 का डेटा है, ये 2010 का डेटा है, ये 2011 का डेटा है, और ये एस्टिमेटेड डेटा है, ठीक है, क्योंकि ये बुक पुरानी है। उसी का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ था, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने टेबल देख लिया बहुत है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा इसको एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है, ओके, अगर हम इसे एनालाइज करें तो हमें क्या पता चलता है कि 2005 में जो 0 से 14 का एज ग्रुप था ना वो कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू 2014 के अंदर। यानी अगर हम 2005 से कंपेयर करें 2014 को, तो इस ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कम हो गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बर्थ रेट में थोड़ी गिरावट आई है, तो चलो थोड़ी अच्छी बात है। वही अगर हम 2005 को कंपेयर करें 2014 से, तो ये जो एज ग्रुप के लोग हैं ना इनमें थोड़ी बढ़ोतरी आई है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है ना ये वर्किंग पॉपुलेशन है। यानी ये 15 साल से लेके 64 साल के जो लोग होते हैं ना वो हमारे देश में वर्किंग लोग कहलाते हैं, ये लोग काम करते हैं। तो भाई अच्छी बात है अगर इनमें बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अगर ये पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो ये लोग ज़्यादा काम करेंगे और हमारा जो देश है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। अब इस टेबल में आपको देखना है रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। रूरल मतलब क्या होता है कि कितने लोग गांव में रहते हैं, अर्बन यानी क्या होता है कि कितने लोग शहर में रहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डेटा देख सकते हैं कि 1901 में कितने लोग गांव में रहते थे, कितने लोग शहर में रहते थे और कितना टोटल पॉपुलेशन था। उसी प्रकार 1951 में, उसके बाद 1981 में और उसके बाद 2011 में। हम चलते हैं इसके एनालिसिस में, ठीक है। तो अगर हम एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है ना वो बढ़ता जा रहा है, यानी लोग है ना शहर में आते जा रहे हैं। लोग गांव को छोड़ के कहाँ आते जा रहे हैं, शहर में आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब भाई घर कैसे अपने आप तो नहीं आ जाएंगे ना। अब जो लोग गांव से शहर आ रहे हैं वो इतने अमीर तो है नहीं भाई कि वो अपना घर बनवा ले आते आते, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डर्ट और स्क्वेलर का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, गटर का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको बेसिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वाटर हो गया। एंड इन सब चीज़ों की वजह से ना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि अच्छी तरीके से वेस्ट मैनेज नहीं हो पाता है। अब ये जो लोग गांव से शहर आए हैं, अगर इनके पास कोई स्किल नहीं है ना तो ये लोग चोरी डकैती ये सब करने लगते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। वही अगर हम बात करें रूरल पॉपुलेशन की, तो जो रूरल पॉपुलेशन है ना वो गिरते जा रहा है। यानी कि लोग गांव में नहीं रह रहे हैं। लोग गांव में क्यों नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, काम ही नहीं कर पाएंगे तो हम रह के क्या करेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है रूरल सेक्टर्स में, इसीलिए लोग वहाँ से माइग्रेट होके कहाँ आ रहे हैं, अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। वही बात है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ोतरी में दिखाई देता है, यानी कि हर साल बढ़ते जा रहा है। ये इसीलिए क्योंकि शहरों में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, थिएटर्स हैं,
हाउस है, अच्छे घर है, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, रूरल से अर्बन की तरफ आते जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लेकिन उसके पहले हम बर्थ रेट के बारे में समझेंगे कि बर्थ रेट क्या होता है। तो देखो, बर्थ रेट क्या होता है, तो बर्थ रेट क्या होता है, तो हर 1000 लोगों पे कितने लोग जन्म ले रहे हैं। जब आप इसे टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देते हो तो आपको बर्थ रेट मिल जाता है। ओके, जब हम थोड़ी एनालिसिस की बात करें तो हमें पता चलता है कि भाई ये जो बर्थ रेट है ना, इसमें थोड़ी गिरावट आ रही है, तो चलो ये अच्छी बात है। अगर हम डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट क्या होता है, तो कितने लोग मर रहे हैं पर थाउजेंड कितने लोग मर रहे हैं। जब आप इसे टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं तो आपको डेथ रेट मिल जाता है। यहाँ पे टेबल है, इस टेबल को देख के हमें साफ पता चलता है कि डेथ रेट कम हुआ है। अब ये जो डेथ रेट कम हुआ है इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अब न्यूट्रिशियस फूड मिलने लगा है, अब मेडिकल सर्विसेज की फैसिलिटी बहुत बढ़िया हो गई है, एजुकेशन अच्छा हो गया है, मेडिकल साइंस एकदम टॉप पे है और अच्छा खासा रिसर्च हो चुका है हर बीमारियों का, तो इसीलिए जो डेथ रेट है वो कम हो चुका है। अब हम थोड़ा समझेंगे कि इतना ज़्यादा बर्थ रेट क्यों है। ठीक है, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, इतना ज़्यादा क्यों बर्थ दे रही हैं फीमेल्स, तो इसके क्या रीजंस है। तो देखिए, इसके 3 रीज़न है। पहला तो है सोशल फैक्टर, फिर है इकोनॉमिक फैक्टर एंड फिर है कुछ अदर फैक्टर्स। तीनों को हम अच्छे से समझेंगे। सोशल फैक्टर में पहला आता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, यानी कि आपको शादी करनी ही करनी है। अगर हमारे भारत में देखें तो मैरिज एक रिलीजियस रिचुअल बन चुका है। अगर आप अनमैरिड हो तो लोग आप पे डाउट करेंगे। इसी डाउट से बचने के लिए ज़्यादातर मैन और वुमेन जिन्हें शादी करनी भी नहीं होती वो भी शादी कर लेते हैं। इवन अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो लोग उसे भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, उस पर भी लोग ताने कसते हैं, उन्हें टॉन्ट मारते हैं, इसलिए वो लोग भी शादी करने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरा कारण है अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। चाइल्ड मैरिज अभी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं तो मतलब होता ही है अभी भी। तो भले ही बहुत सारे लॉज आ गए लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं और बहुत जल्दी शादी करा देते हैं। अगर बहुत जल्दी शादी हो गया तो आपका जो फर्टिलिटी स्पैन होगा, मतलब आप बहुत ही जल्दी बच्चे पैदा करना शुरू कर दोगे। अगर आपकी शादी जल्दी हो गई एंड आप प्यूबर्टी हिट कर चुके हो तो आप बहुत ही कम एज में बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये जो फर्टिलिटी स्पैन होगा ना, ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर शादी जल्दी हो जाती है तो। एंड इस स्पैन में बहुत सारे बच्चे का जन्म होता रहता है। एंड अगर विडो रीमैरिज हो गया तो भी बर्थ रेट बढ़ जाता है। थर्ड वन इज प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। तो ऐसा माना जाता है कि एक हेल है, यानी कि एक नरक है जिसका नाम है पू, और अगर आप वहाँ पे जाने से बचना चाहते हो तो आपको क्या, एक बच्चे को, लड़के को जन्म देना होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मतलब लोगों की मेंटालिटी है, या फिर अगर उन्हें अपने वंश को आगे बढ़ाना है, या वो सोचते हैं कि भाई हमें फाइनेंशियली, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमें कौन सपोर्ट करेगा, हमें हमारा लड़का ही सपोर्ट करेगा। तो ये सारे थॉट्स की वजह से भी क्या होता है ना कि वो लोग ये जो हमारा बर्थ रेट है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, फिर आता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। अभी भी बहुत सारी जगह जॉइंट फैमिली है, तो क्या होता है ना कि बच्चा पैदा करना एक बर्डन नहीं होता है, क्योंकि सब लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर बच्चा पैदा करना बर्डन नहीं है तो फिर बच्चे पैदा करने में मतलब भाई क्या ही दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये थे सोशल फैक्टर्स। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहला आता है, एक सेकेंड, हाँ ओके, इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहला आता है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आपस में एक रिश्ता रखते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप समझदार हो तो आपको पता चलेगा कि भाई स्मॉल फैमिली बहुत ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो लार्ज फैमिली अगर होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सबकी बहुत सारी नीड्स फुलफ़िल करनी होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होती है अगर आप एजुकेटेड हो तो। ठीक है, एंड आपको ये भी पता रहेगा कि अगर भाई
अगर हम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं वो क्या करती हैं कि दे गिव बर्थ टू लेस चिल्ड्रन, ये सारे रीजंस की वजह से। लेकिन जो इलिटरेट वूमन होती है वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचती है, जिसकी वजह से बर्थ रेट बढ़ता है। लो लेवल ऑफ इनकम, अगर किसी फैमिली की इनकम कम है तो वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई अगर हमारा कोई बच्चा आ जाएगा तो वो भी हमें कमा के देगा और हमारी जो गरीबी है वो ख़त्म होगी, तो इसलिए भी बर्थ रेट बढ़ रहा है। तीसरा है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देखिए, out of every 1,000 children born in a given year, the number of a child deaths before 1 year of age is known as infant mortality rate। हर 1,000 बच्चों पे कितने बच्चे 1 साल कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है, उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो अगर ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है तो औरतें ज़्यादा बच्चों को जन्म देंगी, है ना। अगर कोई उनका बच्चा डेथ कर जा रहा है 1 साल कंप्लीट किए बिना ही, तो वो लोग फिर से एक नए बच्चे को बर्थ देंगे ही देंगे। ओके, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हाई बर्थ रेट। ओके, तो हमारा हाई फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो हर 1,000 फीमेल्स जो 15 से 49 साल के एज की हैं वो कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं, उसे ही हम कहते हैं फर्टिलिटी रेट। ओके, तो हमारे इंडिया में ये जो फर्टिलिटी रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और ये 2 कारणों की वजह से, एक तो ये कि जल्दी शादी करा दी जाती है, एंड सेकंड रीज़न ये है कि जो अनमैरिड वुमेन्स है वो बहुत कम है। दूसरा ये कारण है कि जो फैमिली प्लानिंग का इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को पता ही नहीं है। फैमिली प्लानिंग का ये मतलब होता है कि आप ये डिसाइड करते हो कि आपके फैमिली का क्या साइज़ होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए आपके फैमिली में, एंड 2 बच्चों के बीच में आपको कितना गैप मेंटेन करके चलना है, इसे हम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। तो बहुत सारे कपल्स को ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं, ठीक है। वो इन सब नॉलेज को लैक करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है, जिसकी वजह से ये जो बर्थ रेट है वो बढ़ा हुआ रहता है। अब हम देखते हैं कि भाई ये डेथ रेट इतना कम क्यों है। तो पहला तो लोगों ने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी कर ली है, ठीक है। पहले से अगर हम कंपेयर करें तो अब हम बेटर क्वालिटी के फूड ले रहे हैं, अब हम अच्छे घरों में रह रहे हैं, अब हमारी जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है वो बढ़ गई हैं, अब हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती है तो ऑफकोर्स डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। एंड सेकेंड रीज़न इज़ कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स। तो हम क्या है कि हमने बहुत सारी खतरनाक बीमारियों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है, उनकी दवाई हम लेके आ चुके हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो चुका है। तीसरा, कंट्रोल ऑन ड्रॉट। अब हमें अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से पहले ही पता चल जाता है कि कब ड्रॉट आने वाला है, कब सूखा पड़ने वाला है और कहाँ सूखा पड़ने वाला है। तो हम ऑलरेडी पहले से ही उन जगहों पे जाके ग्रेन्स दे के उनकी मदद करते हैं, ठीक है। और हम उन्हें पहले से ही सब कुछ नॉलेज दे देते हैं कि उन्हें कैसे सर्वाइव करना है। चौथा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। अगर पहले सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड, ये सब सूखा वगैरह आता था तो पता ही नहीं था कि हम कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। बट अब हमारे पास उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हम बड़े ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाते हैं लोगों को किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो इसकी वजह से भी जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो पहला काम हम कर सकते हैं वो है मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई स्मॉल फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों बर्थ रेट को कम करना हमारे लिए ज़रूरी है। हमें लोगों को बहुत सारे प्रोग्राम्स की मदद से उन्हें समझाना पड़ेगा। प्रोग्राम्स यानी कि हम विजुअल मीडिया का हेल्प ले सकते हैं, टीवी का हेल्प ले सकते हैं, रेडियो का हेल्प ले सकते हैं। हम स्कूल कॉलेज में जाके एक्सपर्ट लेक्चर्स करवा सकते हैं, जिससे एक्सपर्ट से लेक्चर करवा सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भी समझ आएगा। हम सॉन्ग्स के ज़रिए, मीम्स के ज़रिए, प्लेस के ज़रिए यानी ड्रामा के ज़रिए लोगों को समझा सकते हैं। एंड इससे लोगों को पता चलेगा कि भाई क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है।
दूसरा, हम लोगों को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं कि भाई आप खुद भी अपनी फैमिली का साइज़ डिसाइड कर सकते हैं, 2 बच्चों के बीच में कितना गैप रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर हम लोगों को समझाएंगे तो वो अवेयर होंगे, समझेंगे। इसके अलावा हमें बताना पड़ेगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स कितने ईजीली अफोर्डेबल हैं, तो वो कैसे उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ हमें इन्हें समझाना पड़ेगा। ओके। एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है इसके रिलेटेड, तो हमें अच्छे से इफ़ेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। इंक्रीजिंग, तीसरा तरीका है इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। अगर हम मैरिज का ही एज बढ़ा दें एंड वुमेन का स्टेटस बढ़ा दें तो अपने आप पॉपुलेशन कम होगा। वो कैसे? तो अगर मैरिज की एज बढ़ गई तो उनका जो फर्टिलिटी स्पैन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। एंड सेकंड, अगर वुमेन का स्टेटस बढ़ गया तो पहले फिर वुमेन समझदार हो जाएगी, वो एजुकेटेड हो गई है, समझदार हो गई है, वो नौकरी करेगी, उसे समझ आएगा कि भाई स्मॉल फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो वो कम बच्चों को जन्म देगी। वो है इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब होता है इनाम और डिसइंसेंटिव्स का मतलब होता है सज़ा। तो देखिए, इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स के मदद से भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है ताकि पॉपुलेशन कम हो। तो वो कैसे? तो जो भी कपल्स स्टरिलाइजेशन यानी ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उन्हें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंपनसेशन दे सकते हैं। चाइना में क्या होता है ना, चाइना में डिसइंसेंटिव्स हैं, यानी कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं। तो ये वो लोग करते हैं, तो कुछ इस तरह से वो लोग अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अरे हाँ, और हम क्या कर सकते हैं भाई, तो हम अपने मेडिकल सर्विसेज को और भी अच्छा बना सकते हैं, इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होगा। देखिए, जो डेथ रेट है हमारे इंडिया में वो तो कम कम हो चुका है, नीचे आ चुका है, लेकिन हमारा जो बर्थ रेट है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें भाई बहुत सारा प्रोग्राम लॉन्च करके लोगों को समझाना पड़ेगा। हमें लोगों को एड्स के बारे में नॉलेज देनी होगी, हमें लोगों को सेक्स रिलेटेड डिसीज़ेस के बारे में बताना पड़ेगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे कैसे हैंडल करना है वो हमें लोगों को सिखाना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं भाई, मेडिकल सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं, उसके इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। इंडिया पहला कंट्री है जिसने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, और इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो चलिए, एक बहुत अच्छी बात है और ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यस, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी।